नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है इनका मैदान, उनका खेल। कहानी ये है, आज पैकेज नहीं है, उसकी कोई ख़ास वजह है और पैकेज ना होने की वजह से ये खाकसार आपको पैकेज का लुब्बे लुआब जो है सुनाने की कोशिश करेगा। मसला ये है सर कि बीजेपी जो है बड़ी अग्रेसिव है कांग्रेस को लेकर, होना भी चाहिए, रूलिंग पार्टी है। और जिस तरह से कांग्रेस, क्योंकि कहा यह जाता है कि सबसे ज़्यादा एलिगेशन आते हैं अपोजिशन की तरफ से, आते भी हैं, अब उनका जवाब भी देना है और अपनी दावेदारी भी मजबूत करनी है। तो इस लिहाज से बीजेपी बहुत एग्रेसिव होकर हमले कर रही है कांग्रेस पर। कांग्रेस जवाब देती है, बिल्कुल देती है। और एक दिन पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री और एक तरह से मध्य प्रदेश के सुपर इंचार्ज अमित शाह जी भोपाल में थे और उन्होंने सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया 2003 से लेकर 2023 तक, बीच के 14-15 महीने कांग्रेस की सरकार जो रही उसको छोड़ दें। तो उन्होंने ये बात कही कि ये घपले, घोटाले और तमाम तरह की जो मुश्किलात हैं, और उन्होंने यही बात नहीं की बल्कि मध्य प्रदेश के पीछे भी गए 1956 से लेकर अब तक। तो उन्होंने कहा कि बीच के कुछ 4-5 साल छोड़ दें, यानी जनता पार्टी की सरकार और फिर पटवा जी की सरकार 90 की। तो उन्होंने कहा करीब करीब 50 साल शासन जो रहा है मोटे तौर पर वो कांग्रेस का रहा है। तो ये कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश कहाँ है। इसके जवाब में कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी, लेकिन कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया है वो उस तरह से नहीं है, उतनी हमलावर नहीं है जितनी बीजेपी की है। जैसे टूट पड़ने की एक परंपरा है ना सर इस समय राजनीति में, कि आपने अगर 2 कहा है तो हम 4 सुनाएंगे, आपने 4 कहा है तो हम 6 सुनाएंगे, और 6 कहा है तो कई बार तो ये हो जाता है कि 6 की जगह 66 सुना दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस अपने, जिसको आप कहते हैं कि एक लिमिट के बाद उस तरह से अभी हमलावर नहीं हो रही। क्या वो अपनी एनर्जी को कंजर्व कर रही है, क्या वो अपनी ऊर्जा बचाने की कोशिश कर रही है, या वो ये मान रही है कि इस बहस का कोई अर्थ नहीं है और वो चुनाव के ठीक पहले तक के लिए अपनी एनर्जी को बचा के चल रही है कि 1 महीने पहले हम अपने पत्ते खोलेंगे। तमाम तरह की चीज़ें हैं दिमाग में। लेकिन ये ज़रूर है कि अब तक कांग्रेस के, क्योंकि दिग्विजय सिंह पर जिस तरह से हमले हुए हैं, दंगे को लेकर रिसेंट हमला है, इसके पहले कमलनाथ जी की बात करें तो हिंदुत्व को लेकर हमला है, तो तमाम ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि कांग्रेस कोशिश ये कर रही है कि वो बहुत उग्र होकर बीजेपी की बातों का जवाब ना दे। ऐसा कम देखा जाता है, ख़ासतौर से अपोजिशन की तरफ से। वो तो रूलिंग पार्टी को और बिफिटेड आंसर देने की कोशिश करता है। तो क्या ये किसी रणनीति का हिस्सा है, और ये रणनीति है तो क्या इसका खुलासा आगे होगा? आज इन सवालों के साथ हम रहेंगे। और बीजेपी कांग्रेस को लेकर अब हमलावर डे बाई डे हो रही है। तो क्या ये एक थकाने की भी प्रैक्टिस है बीजेपी को कि आप खूब हमले करिए, हम आएंगे बाद में सामने? पता नहीं, हम नहीं जानते। आज मेहमानों से मुलाकात कराते हैं आपकी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, उनका बहुत स्वागत है। अब्बास हफीज़ साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के, उनका बहुत इस्तकबाल है। रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं बीजेपी के, उनका भी बहुत स्वागत है। दिनेश जी, पहले हम समझें कि ये रणनीति है या कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी जिस तरह से हमलावर है उनमें कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि जिनमें जवाब अगर बहुत उग्र होकर दिया जाए, चाहे वो हिंदुत्व का मसला हो या दिग्विजय सिंह जी पर किए गए हमले हों, तो इन तमाम बातों को लेकर अगर वो बहुत हमलावर होकर जवाब देगी तो कहीं कुछ उल्टा सीधा ना निकल जाए नेताओं के मुंह से, तो लेने के देने पड़ जाए कि क्या, या ये किसी मजबूत रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है? जी शरद जी, रणनीति होती तो शायद जो है नीति की और सबकी बात होती, क्योंकि यहाँ कोई रणनीति नहीं है। कांग्रेस की जो ओवरऑल समस्या है कि उसे ये पता ही नहीं है कि उसे इलेक्शन को जो है किन मुद्दों पर लड़ना है और उसके लिए क्या चीज़ें चुनाव में लाभ दे सकती हैं। आप यदि जो दूसरे ने जो मुद्दे क्रिएट किए हैं, आपके विरोधी ने जो मुद्दे क्रिएट किए हैं, उन पर खेलने की कोशिश करेंगे, आप अपनी जो परंपरा है, अपनी जो नीति है उससे हटने की कोशिश करेंगे, तो ये कोई अच्छी रणनीति नहीं मानी जाती। आप आइडियोलॉजी को भी यदि छोड़ रहे हैं तो उसका भी एक कोई सटीक लोगों को पता होना चाहिए ना कि क्यों कर रहे हैं। वो तो उनकी वो वाली बात है जो हिंदुत्व वाली बात, लेकिन इश्यूज़ पर आप देखिए कि पहली बार ऐसा है मध्य प्रदेश में कि विपक्ष आक्रामक नहीं है।
सत्ता पक्ष जरूर आक्रामक है, लेकिन विपक्ष एक भी इशू आप देखिए ऐसा खड़ा नहीं कर पाया। आप पूरे ओवरऑल 18 साल देख लीजिए कि सरकार करप्शन के मामले में हो, डेवलपमेंट के मामले में हो, जिसमें जो है ये लगता हो कि जो है बड़ा इशू है और इस मुद्दे पर सरकार चली जाएगी। 2018 का हमने देखा था, व्यापम जब इशू बना था तो सरकार गई थी, बड़ा इशू बना था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 2020 से 23 तक कोरोना की बातें बहुत सारी हुई, आपने आरोप पत्र भी जारी किया, लेकिन आरोप पत्र में जो चीज़ें हैं उन पर आपका जो है आक्रामक तरीका क्या था? आप लोकायुक्त गए, कोर्ट गए, आपने क्या किया? केवल आरोप लगाने से राजनीति नहीं चलती, ना वो मुद्दा बनता, और यही कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि वो मुद्दा बनाए तो कैसे। रजनीश जी, आप किस तरह देखते हैं? दिनेश जी ने अपनी बात रखी है, आप सहमत असहमत हो सकते हैं, किस तरह देखते हैं आप? मैं दिनेश जी सहमत हूं, और आज की कंफ्यूज होने वाली आप देखिएगा, क्योंकि कंफ्यूज लोगों की, कंफ्यूज पार्टी की क्या स्थितियां होती हैं, अल्टीमेटली फ्यूज हो जाती हैं, और वो सामने आपके दिखाई पड़ेगा। मैं थोड़ा सा एक अलग हट के बात करता हूँ। कुछ समय पहले, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया देखते हैं, समझते हैं, मैंने एक बात कही थी, वो बात बिल्कुल अलग है, अलहदा है, इससे मत जोड़िएगा। बस 30 सेकंड, क्योंकि आप साथ बैठते हैं इसलिए। मैंने कहा था कि अभी गुरु चांडाल योग बना है, और जैसे जैसे गुरु राहु से दूर होते जाएंगे और उनकी डिग्री का अंतर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे देखेंगे भारतीय जनता पार्टी मैदान में पूरी तीव्रता, पूरी आवेग के साथ में आएगी। क्योंकि हमारी तैयारी, तो हमने ज्योतिष के बहाने से भले ही कहा हो, लेकिन उन तैयारियों के साथ में, उन जज्बात के साथ में, जनता से कनेक्ट और कार्यकर्ताओं की पूरी तैयारी, रणनीति के स्तर पर जो होनी थी, तकनीकी स्तर पर जो होनी थी, उसको लेकर हम आगे बढ़े। किसी भी मुद्दे पर, जो बात आज विकास के मुद्दे पर बात कर रहे थे 2018 की, तो 2018 में कांग्रेस चुनाव नहीं जीती जी, बहुमत कांग्रेस का नहीं था, वोट हमारा ज्यादा था, बहुमत किसी का नहीं था। हम चाहते तो उस समय भी सरकार बना सकते थे, और आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार इस तथ्य को भली भांति जानते हैं, लेकिन हमने उस दौरान सरकार नहीं बनाई। जब 15 महीनों का कुशासन देखा, और उसके बाद में जिस प्रकार के हालात कांग्रेस के भीतर बने, उसके बाद में वही कांग्रेस की सरकार भरभरा कर गिर पड़ी, और उनके आए हुए विधायकों के समर्थन में हमने सरकार बनाई। और तब से लेकर अब तक विकास के मुद्दे पर माननीय अमित शाह जी ने भी कहा कि जिस मुद्दे पर चाहे उस मुद्दे पर बहस कर लें, विकास के जिस आयाम पर आप चाहे उस आयाम पर बात कर लें, यानी चाहे पर्यावरण की दृष्टि से हो, चाहे वो जन कल्याणकारी योजनाओं की दृष्टि से हो, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य संचार की से तमाम प्रकार की बात है उन पर हो, कांग्रेस के पास में इन किसी भी मुद्दों पर। और हम कहते हैं आपके 50 साल और हमारे ये शासन के 20 साल, 18 साल, आप आइए चर्चा कर लीजिए जिन मुद्दों पर करने हो। आपने बजट कितने पारित किए इस मध्य प्रदेश के, और हमने कितने किए? हमारी ग्रोथ रेट कितनी है, आपके समय पर कितनी थी? हमारा बजट कितना, आपका बजट कितना? आप जिस मुद्दे पर चर्चा करना हो, आर्थिक स्थिति से लेकर तमाम आज के युवाओं को लेकर भी, रोजगार को लेकर भी, शिक्षा को लेकर भी, आइए चर्चा कर लें। जिस मुद्दे पर, जिस आयाम पर करना हो, हम पूरे आत्मविश्वास के साथ में, जो आपने कहा आक्रामक है, आत्मविश्वास के साथ में, इसलिए आक्रामक दिखते हैं। हमारी आंखें नीची हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसा कोई काम हमने किया नहीं है। नहीं तो आपने पता होगा फजरुद्दीन साहब की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लोकायुक्त तो थे, उनके क्या अलीबाबा 40 स्टोर की संज्ञा दी थी उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में श्रीमान दिग्विजय सिंह जी की। किसी से छुपा हुआ नहीं, सबको पता है क्या हाल थे। और 15 महीनों की सरकार में उमंग सिंगार जी ने किस प्रकार के आरोप श्रीमान दिग्विजय सिंह जी पर लगाए थे, पर्दे के पीछे से तमाम प्रकार के माफिया को संचालित करते हैं। और डॉक्टर गोविंद सिंह जी की फ्रंट पेज की सुर्खियां बनी थी कि ये अवैध उत्खनन का पैसा ऊपर तक जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी की सारी बातें हम सबके सामने हैं। अब्बास हफीज, आप सुनिए आपने बातें। रजनीश अग्रवाल जी भी इससे सहमत हैं कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस पर बीजेपी अधिक अटैकिंग मोड पर नज़र आती है। आप किस तरह देखते हैं ये दोनों बातें जो हमारे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ने कही हैं और आपके बीजेपी के साथी और मित्र रजनीश जी ने कही? शरद जी, एग्रेशन किसे कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी शायद कुछ और समझती होगी, और हम सभ्यता के साथ काम करने वाले राजनीतिक दल में से हैं। बहुत तेज़ बोल लेना, जोशीला अपना बयान रख देना, यहाँ पर समय से ज़्यादा बोलना और खूब जम के अपनी पार्टी की तारीफ कर देने से नैरेटिव जो है वो सेट नहीं होगा। आज जनता मूल मुद्दों पे सवाल चाहती, जवाब चाहती है, जो ये दे नहीं पाए। आप एग्रेशन की बात कर रहे हैं, आधा घंटा भी नहीं हुआ है अमित शाह जी के रिपोर्ट कार्ड तथाकथित पेश करने के ऊपर हमने पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। हमारे 4 बड़े नेता उसमें बैठे और उन्होंने
एक एक बात के ऊपर बात करी, एक एक मुद्दे के ऊपर, और किस तरह से एक फेल्ड स्टेट के रूप में बीजेपी ने मध्य प्रदेश को ला के रख दिया, उसके ऊपर जम के चर्चा हुई। लेकिन एग्रेशन मुझे लगता है बीजेपी का बड़े बड़े नेताओं को, जो स्थापित नेता हैं, बड़े सम्मानीय नेता हैं, उनको अपमानित करके, अपशब्द बोल के, जिस तरह से अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं के बारे में बोला, अगर वो एग्रेशन है तो हम भी उस एग्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम भी बहुत सारे शब्दों से नवाज सकते हैं। लेकिन हमारी सभ्यता ये नहीं है, ना हम तड़ी पार कहने वालों में से हैं, ना हम फेंकू कहने वाले में से हैं। ये हमारी सभ्यता है, और ये जितना चाहें अगर एग्रेशन ये है तो फिर अलग बात है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल जो हमने खड़े किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उसके जवाब तो नहीं मिले आज तक। 4 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर ला देना, इस 20 साल के अंदर तकरीबन 10 गुना बढ़ा देना। ये पहला राज्य है जहां पर आज बजट जो है उससे ज़्यादा कर्जा है। कर्जदार हमारा मध्य प्रदेश बनाने वाले ये लोग हैं। बेरोजगारी के ऊपर बात कर रहे हैं आप, अंतिम समय के अंदर 20 सालों के अंदर ये रोज़गार देंगे और वो रोज़गार देंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देना, कमाओ सीखो कमाओ, कौन सी योजना के ऊपर हम ये आज आपके लिए लेकर आए हैं। अरे 19 साल से क्या किया जा रहा था? 18 साल की सरकार रही, जो भी आपके पास समय रहा, आपने उसमें क्या किया? ये बड़ा सवाल है। आज सवाल जनता के हैं, और रिपोर्ट कार्ड कौन दे रहा है? खुद मुख्यमंत्री महोदय, बड़ी अच्छी बात कही विवेक तनखा जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, कि विवेक तनखा जी ने कहा कि मुख्यमंत्री को स्वयं अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए हर जगह। अमित शाह जी मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री नाकाम हो चुके हैं। और मुख्यमंत्री महोदय का रिपोर्ट कार्ड देश के गृह मंत्री दें, ये बात कुछ समझ में नहीं आती है। बहुत सारे इसके ऊपर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन आज एनसीआरबी के आंकड़ों पर कौन बात करेगा? एनसीआरबी के अंदर दलित अत्याचार के ऊपर हमारा जो हाल हुआ है उस पर कौन बात करेगा? क्या वो रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा नहीं होगा? एनसीआरबी के अंदर जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध मध्य प्रदेश में बढ़े, क्या उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी? ये कामयाबी है हमारी क्या? लाखों बेरोजगार पंजीकृत हैं हमारे खुद के सरकार के पोर्टल के ऊपर। क्या ये बेरोजगारी जो है ये नाकामी नहीं है? न जाने कितने घर तबाह हो गए हैं नशे से, न जाने कितने तबाह हो गए हैं बेरोजगारी से, न जाने कितने तबाह हो गए हैं व्यापारों के ठप होने से, न जाने कितने घर तबाह हो चुके हैं आज मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ती महंगाई की मार से। क्या ये एक नाकामी नहीं है? ये कथित तौर के ऊपर जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते हैं, आज ये जवाब देने के ऊपर स्थिति में नहीं है। इसलिए बार बार आरोप लगाना, बार बार नेताओं को अपमानित करना, बार बार जांच का डर दिखाना। अरे जांच करिए, अगर आपके पास कोई तथ्य थे तो आज हम लोग आज़ाद नहीं घूमते। आज हम लोग अपनी सरकारों के एक सरकार 20 साल हो गया, एक सरकार को 3 साल हो गए, उसके बावजूद भी सिर्फ आरोप, एक भी दोष आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, दोषी हमें ठहरा नहीं पाए। हम लोग आज़ाद घूमते हैं, उसके बावजूद भी झूठे आरोपों के ऊपर कितना चलेगा मामला? कहेंगे जमानत के ऊपर, अरे भाई किस केस में जमानत नहीं मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग? ये बड़ा सवाल है। भ्रष्टाचार की बात कीजिए, भ्रष्टाचार के ऊपर आज 50% का आरोप लग रहा है, जगह जगह के ऊपर भ्रष्टाचार की बू आ रही है, उसके ऊपर जांच करने के बजाय जो लोग मुद्दा उठाते हैं उनके ऊपर बात की जाती है। जी एक कमेंट कर लीजिए आप, फिर मैं उस पर अभी अब्बास साहब का जवाब लेके दिनेश जी की तरफ चलूंगा। जी ठीक है, मैं बाद में बात कर लूंगा, लेकिन केवल एक बात बताता हूं श्रीमान जी। 2008 में पहली बार सरकार भारतीय जनता पार्टी के 5 साल पूरे हुए रिपोर्ट कार्ड हमने दिया जनसंकल्प पत्र के साथ में। उसी विभाग का हमने उपलब्धियां क्या है वो दूसरे पेज पर छाप कर दी। जारी करने वाले कौन से? पढ़ा कीजिए, पता कीजिए, तो आपको पता चलेगा। श्रीमान अरुण जेटली जी आए थे, 13 में श्रीमान वेंकैया नायडू जी आए थे। हमारे पास में हमारे वरिष्ठ नेता आते हैं, और हमने क्या किया हमारी भाजपा की सरकार ने? बताने का साहस, रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति सालाना और 5 साल की भी। इसके पहले 2003 के पहले आप उठाकर इतिहास देख लीजिए। मेरा चैलेंज रिपोर्ट कार्ड से ज्यादा तो आप आरोप लगा रहे थे वहां खड़े होके। घोटाले गिनाते गिनाते राफेल का भी नाम ले लिया आपने, घोटाले का नाम भी ले लिया, जो दूसरों पे आरोप लगा रहे थे। मजाक तो देखिए, रिपोर्ट कार्ड में दूसरों के ऊपर आरोप नहीं लगाए जाते हैं, समय कम पड़ जाता है अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए। समय था, उपलब्धियां इतनी थी नहीं, दूसरों पे आरोप लगाते, खुद का एक घोटाला बता के चलेगा। पूरे देश में किरकिरी हुई। दिनेश जी, सवाल ये है, कमलनाथ जी की शैली जो राजनीतिक है वो कभी इस तरह की नहीं देखी जितना उनको देखने और समझने वाले समीक्षक ऑब्जर्वर देखते हैं कि 40 सालों का उनका संसदीय और राजनीतिक इतिहास देखें तो उन्होंने कभी हमलावर तेवर के साथ अपोजिशन को या अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को लेकर वो भारी भरकम लफ्ज़ों के साथ, बयानों के साथ कभी सामने आते हुए नज़र नहीं आए। क्या ये उनके व्यक्तित्व का ही प्रभाव है कि कांग्रेस इन विषयों पर, ऐसा नहीं है कि उसका प्रोटेस्ट आता है, लेकिन प्रोटेस्ट का अंदाज एकदम हल्ला मचाते हुए या सामूहिक रूप से दलों के रूप में टूट पड़ने के तौर पर सामने नहीं आता है।
और कमलनाथ जी कई बार कहते भी हैं कि हमारी शैली ये नहीं है कि हम बहुत इस तरह से बढ़ चढ़ कर बोलें, आरोप लगाएं, घेराबंदी करने की बातें करें, तमाम चीज़ें कहें। इसे आप किस तरह की रणनीति के तौर पर देखते हैं? हालांकि 2018 में अपनी इसी शैली के चलते या इसी शैली के बावजूद वो सरकार बनाने में कामयाब रहे थे। देखिए शरद जी, शैली के बारे में कोई क्लेरिफिकेशन किसी को देना नहीं चाहिए कि मेरी शैली ऐसी नहीं है, क्योंकि जो विपक्ष की शैली होती है वो जनता की आवाज़ होती है। यदि उस शैली में आप बात नहीं कर रहे हैं, उसके हक के साथ नहीं खड़े हैं, आप क्या देखिए ना, जितने मुद्दे आप पकड़ते हैं, जिस तेज़ी से पकड़ते हैं, उससे दुगनी तेज़ी से आप वो मुद्दा छोड़ देते हैं, जिस पर आप सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, बड़े आंदोलन बना सकते हैं, जनता के बीच जा सकते हैं। आप जो है भारतीय जनता पार्टी को आप खुद भी याद करिए, जब भी वो विपक्ष में रही, यदि मध्य प्रदेश में अंधेरा था, बिजली का संकट था, तो भारतीय जनता पार्टी ने किस आक्रामक तरीके से आंदोलन किया था। वो सब जानते हैं, राजनीति में पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं और अपने अपना राजनीति करने का तरीका होता है। लेकिन अभी जो मध्य प्रदेश में समस्या ये है कि कोई भी विपक्ष में ऐसा नेता नहीं है, एक तो जिसकी मास अपील हो, जनता में अपील हो और वो एक कोई कॉल करे तो लोग आ जाएं, भीड़ हो जाए। दूसरा ये है कि उसको जो एक जो अपोजिशन में जो फैक्चुअल आपके चाहिए जिन चीज़ों को, उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमें यदि आरोप पत्र में कोई चीज़ लगाना, कोई बताना भी है तो क्या डॉक्यूमेंट है, क्या साक्ष्य है, उसका उनको कोई अनुभव नहीं है। आप जो वो शैली की बात करें, क्योंकि जो सरकार में रहता है, जिसने कभी विपक्ष की राजनीति नहीं की होती है, तो उसके साथ अक्सर ये समस्या आती है। आप भारतीय जनता पार्टी के आज भी जो नेता हैं, जो सरकार में बैठे हैं, लेकिन उनकी शैली क्या है, वो विपक्ष को मुद्दा नहीं दे रहे हैं, विपक्ष के मुद्दों को। आप टीवी और डिजिटल मीडिया का भी बहुत प्रभाव देखते हैं कि अब टेलीविज़न की डिबेट्स में या डिजिटल मीडियम की डिबेट्स में बात कहने तक ही सीमित हो जाती है। एक समय था जब कागज़ लहराए जाते थे, प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाते थे, कैग की रिपोर्ट्स प्रमाण के साथ प्रस्तुत की जाती थी, ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में जो मामले कायम हुए हैं उनकी एफआईआर की कॉपीज़ प्रस्तुत की जाती थी। क्या ये सारी चीज़ें थोड़ा सा प्रदर्शन और अंदाज बात करने का जिस तरह से बदला है राजनीति में, तो ये चीज़ें भी बदली हैं? बिल्कुल बदली। अब तो आप देखिए ना कि केवल आपने एक ट्वीट कर दिया तो आपने सोच लिया कि बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। देखिए ट्वीट से कोई भी इशू नहीं बनता। यदि आप मध्य प्रदेश में नर्सिंग के बच्चे परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, तो कांग्रेस कहाँ खड़ी उनके साथ? लाखों बच्चों का सवाल है, कौन सा मुद्दा कांग्रेस ने उठा लिया? पटवारी परीक्षा में जांच आयोग बना, जांच उसने 2 दिन जांच की भोपाल में, कोई आपको दिखा कि वो कांग्रेस खड़ी हुई? एक बयान आपने ट्विटर पे कर दिया, लगातार आपने ट्वीट कर दिया। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि हमको आप फैक्ट बताइए, आप बताइए कि आपके पास क्या तथ्य है, लेकिन जांच आयोग के समक्ष कोई तथ्य प्रस्तुत करने नहीं गया, तो आप इसे क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी सरकार को आप क्लीन चिट देना ही तो कहेंगे इसको। तो आप मतलब ये भी कहीं इशारा कर रहे हैं बिना कहे कि अभी भी अपोजिशन जैसी भूमिका में बीजेपी है? नहीं, बिल्कुल। देखिए वो तो इशू खुद ही अपने हाथ में ले लेती, जैसे ही एक विपक्ष इशू जनरेट करता है। आप ताजा उदाहरण देख लीजिए, कल केपी सिंह ने यदि चिट्ठी लिखी कि खनिया धाने को जिला बनाया जाए, तो आज मुख्यमंत्री ने क्या किया? वो पिछोर गए, उन्होंने कहा मैं पिछोर को जिला बना रहा हूँ, तो आपके हाथ से इशू छीन लिया ना। तो ये जो राजनीति है, चुनाव की राजनीति यही होती है। अब्बास हफीज साहब। शरद जी देखिए, सबका अपना अपना तरीका है। मैं शुरुआत से कह रहा हूँ यही बात, बीजेपी का अपना तरीका है, हमारा अपना तरीका है। हम बहुत झूठे आरोप बहुत ज़ोर शोर से लगाने वालों में से नहीं हैं। हमारे न्याय जनता करती है, 2018 में भी किया, और आज मध्य प्रदेश के हालात से भली भांति मध्य प्रदेश की जनता एक एक जन वाकिफ़ है। वो जानता है कि इस मध्य प्रदेश को कहाँ से कहाँ लाके खड़ा किया है। वो अपने घर को देख रहा है। आज जो दर्शक हैं वो ये बात अच्छे से जान रहे हैं कि महंगाई हो, जो बेरोज़गारी हो, असुरक्षित वातावरण हो, व्यापारों का ठप होना हो छोटे, जिस तरह से आर्थिक बदहाली आई है, उसके लिए डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है। जो अपने घर के हालात आज देख रहे हैं, जिनका किचन चलाना मुश्किल है, गाड़ी चलाना मुश्किल है, जिनके भविष्य अंधकार में चले गए हैं, बच्चों के न जाने कितने ऐसे विषय हैं जिससे आज हर एक वाकिफ़ है। नर्सिंग घोटाले की बात की गई, एनएसयूआई का हमारा पूरी छात्र इकाई जो थी पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन करती है। यहाँ पर जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है, उनके घर के बाहर कई बार प्रदर्शन हुए, कई बार जेल में गए हैं। एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे तो हो सकता है कहीं कोई कमी रह गई हो, लेकिन हम पीछे नहीं हटे हैं। लाठियाँ खाई हैं, डंडे खाए हैं, जेल गए हैं, जाने को तैयार हैं।
और ये लाठियां डंडे जो हैं हमें रोक नहीं पाए हैं। तो आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव आएगा बहुत सारे मुद्दे और भी आएंगे। ये बीजेपी चाहे कितना ही हमलावर हो जाए, जनता के ऊपर थोड़ी हमला करेंगे, जनता के मूल सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। और हमारी लड़ाई जनता के कंधे से कंधा मिला के बीजेपी से है, आने वाले समय में देख लीजिए। रजनीश जी, थोड़ा सा समय चाहूंगा क्योंकि कई सारी बातों का मुझे जवाब देना है। पहली बात है, हमारे मित्र आर्थिक स्थिति की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के टोटल शासनकाल में एक भी ओडी और कर्ज, केंद्रीय रिजर्व बैंक, राजस्व घाटा के निर्धारित अनुपात और रिजर्व केंद्रीय सरकार, तीनों में से किसी एक के नियम को भी तोड़ा हो और कांग्रेस शासित और उनके संगी साथियों की सरकार में बैठे जो शासन के हैं उनकी तुलना में मध्य प्रदेश सरकार ने लिए कर्ज ज्यादा है या कम है? एक सवाल ले लीजिए मेरा, कितना ब्याज दे रही है मध्य प्रदेश की सरकार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी? सुन लीजिए। दूसरी बात, मैं कारपोरेट सेक्टर के आंकड़े देता हूं, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कार के मामले में भी और ट्रैक्टर के मामले में उठाकर देख लीजिए। 5 साल, 7 साल, 8 साल के भी आंकड़े उठाकर, कारपोरेट सेक्टर के हर साल आंकड़े आते हैं, साल दर साल आते हैं। मध्य प्रदेश में तेज गति से खरीदी इस मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दुग्ध उत्पादन के मामले में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश बना है भारत। और एक बात और, आपका अपने कमलनाथ जी पर भरोसा है क्या? अगर होगा तो 2019 में मैग्निफिसेंट एमपी के आयोजन के पहले कमलनाथ जी स्वयं और उनकी सरकार ने लिखित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार की उन्हीं उपलब्धियों का बखान किया जिसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी गौरव गाथा गाते थे। उसको उन्होंने दोहराने का काम किया और एक्सेप्ट करने का 250 गुना से ज्यादा केवल और केवल कोल्ड स्टोरेज मालवा और निमाड़ और भोपाल के आसपास की पट्टी में बने 250 गुना। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, एक कारपोरेट सेक्टर के आंकड़े हैं। तो आप आइए जिस मुद्दे पर बहस करना हो। चलिए सवाल ले लीजिए ना, जल्दी बोल लीजिए जल्दी। आज अगर 4 लाख करोड़ के कर्जे पे खड़े हैं तो क्या आप तुलना करेंगे उस राज्य से, इस राज्य से कितना कर्जा ले लिया, कितना ब्याज दे रहा है मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर, उसकी वजह से आपको कितना अतिरिक्त टैक्स लगाना पड़ रहा है? इसका जवाब दे देंगे, आपकी पोल खुल जाएगी। लेकिन आप बात ही नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर। हमारे नियम अनुसार लीजिए, लेकिन नियम अनुसार लेते हुए कितना ब्याज देना पड़ रहा है आज की तारीख के अंदर? आपने कोई ऑल्टरनेट रेवेन्यू जनरेशन की बात नहीं करी। आपने मध्य प्रदेश में चलिए अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया रजनीश जी, बहुत धन्यवाद दिनेश जी। कुल मिलाकर बात यह है कि ये भी सही है कि प्रतिरोध और विरोध का तरीका अब बदल गया है, काफ़ी हद तक बदल गया है। जैसा दिनेश जी कह रहे थे कि अब एक ट्वीट करके ऐसा मान लिया जाता है कि हमने लाठी भी खा ली, हमने बढ़ चढ़कर प्रदर्शन भी कर लिया, क्योंकि वक्त के साथ कुछ चीज़ें बदलती हैं, पैमाने बदलते हैं, प्रतिरोध का स्तर और उसकी रूपरेखा बदलती है। और यही वजह है, और आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि हमेशा चीज़ें एक जैसी रहें। लेकिन कुछ चीज़ें जैसा कहा भी जाता है कि वो नहीं बदलती हैं, उसके लिए गोला बारूद, रसद, विरोध के लिए तैयारी, ये दोनों ही पार्टियों के लिए बिल्कुल एक जैसा है कि अगर आप एक दूसरे की कलई खोलने की कोशिश करते हैं तो आपके पास प्रामाणिक तथ्य होने चाहिए जिन्हें आप जनता के बीच में लेकर जाएं, मीडिया के बीच में लेकर जाएं तो एक खलबली मच जाए। और ये तैयारी होती है टीम की एक रिसर्च विंग से, जैसे मीडिया की रिसर्च विंग होती है। उम्मीद है दोनों ही पार्टियां इसमें लगी भी होंगी और आगे हमें वो तीक्ष्ण और तीखा स्वरूप भी मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, आपका टेंशन। नमस्कार।